हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ आई होप आप सीखे होंगे, ठीक है, समझ में भी आया होगा। आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ पे कि केप्लर्स थर्ड लॉ क्या है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले केप्लर्स थर्ड लॉ जो स्टार्ट करना है उसके पहले आपको केप्लर्स फर्स्ट लॉ केप्लर्स सेकेंड लॉ अच्छे से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप पता भी होगा, याद भी होगा, ठीक है। जैसे एक बार रिकॉल करवा देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे केप्लर्स क्या था, फर्स्ट लॉ पढ़े थे, जिसमें केप्लर्स फर्स्ट लॉ में क्या बताया था कि जितने भी प्लेनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ठीक है, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट पे। जो आपका ऑर्बिट होता है यहाँ पे वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। और दो फोकस होते हैं, जिसमें एक फोकस पे क्या होता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, आपको भी पता होगा F1 F2, ठीक है। तो किसी एक फोकस पे क्या है, सन है, और उसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे हमारे प्लेनेट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। ये था केप्लर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। केप्लर और क्या बताया था कि जब सन के नजदीक सॉरी, और क्या बताया था कि जब प्लेनेट सन के पास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिफिलियन या प्रीजी कहते हैं, और जब नज़दीक होता है तो उसे अफिलियन या अफोजी कहते हैं, ठीक है। तो ये पढ़े थे हम लोग फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ क्या है, क्या बताता था कि प्लेनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड। जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें जो प्लेनेट है वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करता है। ऐसा नहीं कि 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो सब जगह 50 मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं, वैरी करता है। जब नज़दीक आता है, नज़दीक सन के नज़दीक आता है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और दूर होता है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये सेकेंड लॉ था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड लॉ में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, इससे न्यूमेरिकल बनेगा, इससे न्यूमेरिकल बताएंगे कि जो एरियल वेलोसिटी होता है एंगुलर मोमेंटम बटा एंगुलर मोमेंटम और मास का रेशियो होता है, ठीक है, एल बटा 2m, जहाँ एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एम क्या है, मास है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब थर्ड लॉ पे आते हैं, अपना थर्ड लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो केप्लर्स थर्ड लॉ है जो बताता है, देखिए यहाँ पे जिस तरह से वहां पे स्टेटमेंट था ना, यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं देंगे, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अगर आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई डिफिनीशन यहाँ पे बनाएंगे, बस केप्लर्स थर्ड लॉ को समझना है, और फिर उससे रिलेटेड अगर पूछा जाए या लिखना हो तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेम वैसा ही छाप दीजिएगा, ठीक है। अगर वाइवा में पूछते हैं तो देखिए कैसे बताइएगा आप। मान लीजिए कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ध्यान से नहीं सुनिएगा एक को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। तो ये बीच में सन है, अब ऐसा कुछ है नहीं, इतना इजी है कि मत पूछिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अभी जो बनाए हो क्या है, सन है, ठीक है, सन है। तो ये सन हो गया, और इसके चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लेते हैं, एक ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया। ये आपका प्लेनेट P1 है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लेनेट है, जिसका नाम P1 दे दिए, ठीक है। और डिस्टेंस से यहाँ से क्या होगा, इसका R1 होगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से P1 प्लेनेट है, एक कोई प्लेनेट है जिसका सन से दूरी कितना है, R1 है। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरे चीज पे आए, दूसरा कलर लेते हैं हम। कौन सा कलर विजिबल होगा, हरा देख के लेके, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले, चलिए रेड ही ले लेते हैं। चलिए ये आपका क्या हो गया, दूसरा कलर हो गया, ठीक है, दूसरा ऑर्बिट हो गया, जहां पे दूसरा आपका प्लेनेट है जिसका नाम दे देते हैं P2, इसका नाम दे देते P2। और ये जो यहाँ पे जो इसका रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, R2। तो पहला प्लेनेट जिसका डिस्टेंस R1, दूसरा प्लेनेट जिसका डिस्टेंस R2। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, आप लोग पता है टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, जब एक प्लेनेट, ध्यान से सुनिएगा, जब एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट में एक चक्कर जितने टाइम में लगाती है उसी टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट में एक मतलब जितने टाइम में एक चक्कर लगाती है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, और 12 मिनट में एक चक्कर लगा दिए पूरा, तो ये 12 मिनट आपका क्या था, टाइम पीरियड था। तो ध्यान से सुनिएगा, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या है, दूसरा के प्लेनेट 2 का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T2, और प्लेनेट 1 का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T1 इजकल टू
R2 रेडियस कितना हो जाएगा R2, और ये दूसरा का कितना हो जाएगा, पहला का R1 बटा, तो यहाँ जो है आपका T2 बटा T1 यानी रेशियो ऑफ प्लेनेट टू द प्लेनेट T1 इजकल टू रेडियस R2 यानी दूसरे प्लेनेट का रेडियस बटा R1 का जो यहाँ पे Q होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। यही केपलर्स थर्ड लॉ बताता है कि जो टाइम पीरियड का रेशियो है स्क्वायर इजकल टू रेडियस का डिस्टेंस का रेशियो का होल क्यू होता है। ठीक है, यही केपलर्स थर्ड लॉ है। क्लियर है? क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत? यही केपलर्स थर्ड लॉ। अब इसी को आप स्टेटमेंट में बना सकते, लिख सकते हैं, जो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टू दी होल क्यूबिक ऑफ या पावर 3 ऑफ किसका, डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड टू द क्यूबिक ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे तो आई होप बेटर हो। ठीक है, अब ये जो है टाइम पीरियड T2 बटा T1 है, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, T लेते हैं, T से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जो रेशियो है R2 बटा R1 का, उसको R से डिनोट करते हैं। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का होल क्यू, डिस्टेंस का होल क्यू। लेकिन यहाँ पे R का कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल में रेडियस नहीं होता है, डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। फोकस से जो डिस्टेंस होता है तो A से डिनोट करते हैं, और ये जो A डिस्टेंस है तो ही R की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। तो अब ये इसको हम क्या बना सकते हैं, T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का होल क्यू। ठीक है, A का होल क्यू। अच्छा, लेकिन जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो सर्कुलर मान के करते हैं। सेकेंड लॉ भी प्रूफ किया गया होगा, तो वहां भी और इलिप्टिकल मान के नहीं, सर्कुलर मान के करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल पे ये सेंटर हो गया, सर जहाँ पे सन है वहां पे सेंटर हो गया, ये आपका प्लेनेट है। ठीक है, तब प्लेनेट यहाँ पे क्या लग रहा है, दो मास है, एम सन का मास है, एक प्लेनेट का मास है, जिसको एम से डिनोट कर दिए हैं, और सन के मास को एम एस से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और जब सर्कुलर मोशन पे होता है तो यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो आपका फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन आर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है जी, और मास, जो मास प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है, यानी सन का और ये आपका प्लेनेट का, दोनों का प्रोडक्ट बटा क्या होता है, रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से वेलोसिटी निकल गया। वेलोसिटी क्या हो गया, अंडर रूट जी मास ऑफ सन बटा रेडियस। ठीक है, ये वेलोसिटी है। टाइम पीरियड आपको पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस इसमें कितना होगा, एक चक्कर लगाएंगे वही ना, तो एक चक्कर मतलब सर्कल पर क्या होता है, एक सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो 2πr अपॉन v, स्पीड क्या हो गया v, तो v यहाँ पे स्पीड हो गया, स्पीड का वैल्यू क्या हो निकाल के लाए, अंडर रूट जी एम एस अपॉन आर। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड इजकल टू 2πr, और नीचे क्या था, बटा में स्पीड था, स्पीड का वैल्यू आपको अंडर रूट जी एम एस अपॉन आर हो गया। तो बताएंगे जरा कि यहाँ पे जो नीचे आर है वो क्या है, अंडर रूट में है, तो ऊपर जाएगा एक 1 प्लस 1/2, ये कितना होता है 3/2 होता है। तो यही रेडियस नीचे से ऊपर भेज दे तो कितना हो जाएगा, रेडियस के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये टाइम पीरियड किस पे निर्भर कर रहा है, तो ये जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होते हैं, 2/2 भी कांस्टेंट है, बचा क्या, रेडियस। ठीक है, बचा क्या, रेडियस। तो जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस कितना है 3/2 है, ये नीचे में स्क्वायर है तो इधर 3/2 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यही प्रूव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लिखते हैं ये प्रूफ करते हैं, लेकिन फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का होल क्यू। ठीक है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेयर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर वुड बी। बोल रहा है कि जो अपने जो सन के ओर जो चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो एक टाइम पीरियड उसका कितना है, 365 दिन है। ध्यान से सुनिएगा, जो अभी अपने पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कितने दिन में लगा लेती है एक चक्कर, 365 दिन में, आपको पता होगा। तो यही आपका टाइम पीरियड हो गया 365 दिन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का टाइम पीरियड कितना है, 365 दिन। अब सुनिएगा बाबू कि बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सन है आपका, ये सन है, और चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रही है कौन, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो 365 दिन में, तो इसका तो कोई फिक्स डिस्टेंस होगा ना, जिसको हम ले लेते हैं R1, जिसका वैल्यू नाम क्या ले लेते हैं, R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये R1 डिस्टेंस पे 365 दिन में चक्कर लगा रही है। तो जब इसके वैल्यू को हाफ कर दिया जाए, जब इसके डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो कितने दिन में चक्कर लगा लेगी। क्वेश्चन समझ में आया। अभी जितना डिस्टेंस है उतना पर 365 दिन में चक्कर लगा लेती है, तो उसको डिस्टेंस को हाफ कर दे, आधा कर दे, तो कितने दिन में चक्कर लगा लेगी। ठीक है, यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो केप्लर्स थर्ड लॉ है उसे लगाकर। तो यहाँ पे रेशियो आप क्या पढ़े थे, T2/T1 का होल स्क्वायर इजकल टू R2/R1 का होल क्यूब, पढ़े थे ऐसा। चलिए, तो जब T1 यहाँ पे अर्थ जो है, T1 टाइम पीरियड में R1 डिस्टेंस पे एक चक्कर लगा लेती है, तो T2 जो है अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे, मतलब R1/2, जो पहले से डिस्टेंस अपना R1 था उसका हाफ कर दे, R1/2, तब कितने दिन में चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 365 नहीं, ये यहाँ नहीं होगा ना, T2/T1 होगा, T2/T1। तो T1 का वैल्यू ना दे रहे 365 दिन, अभी वाला ना, ये नीचे कर लीजिएगा बाबू नोट्स में। ठीक है, T2/365 होगा, क्योंकि T2 कौन सा टाइम पीरियड है, जो अभी निकालना है, जो हाफ डिस्टेंस कर दिया गया है, तब ना T2 होगा। और T1 पहले वाला डिस्टेंस यानी 365। ठीक है, जो पहले वाला टाइम पीरियड है 365। ठीक है, तो T2/365 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, ये 365 सही है। अब चलिए, तो देखिए T2/365 हो गया जो अभी का है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 बटा क्या है, R1। तो R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा, हाफ, पहले वाला का हाफ, तो R1/2, तो R1/2/R1, R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, T2/365, T2/365 देखिएगा, T2/365 का होल स्क्वायर इजकल टू 1/2 का होल क्यू, T2/365 इजकल टू 1/8, होल क्यू करेंगे तो 1/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 का होल स्क्वायर, T2 नहीं, T1 नहीं, T2 यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, मतलब खाली ऊपर नीचे रखने में, उतना आप समझ गए होंगे। तो T2 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 365 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये गुना, देखिए नीचे भागा में तो गुना में, यहाँ बनल सही है, आंसर सही है, खाली वही T1 के जगह T2 लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे T2/365 का होल स्क्वायर, यानी भागा में तो इधर गुना में, तो 365 का होल स्क्वायर अपॉन 8, तो T2 इजकल टू क्या हो गया, √365 का होल स्क्वायर, मतलब 365 गुने 365/8। ठीक है, तो T2 का वैल्यू कितना हो गया, 129.04 डेज। तो देखिए, जब उसका डिस्टेंस घटेगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब 129 दिन में वो क्या लगा लेगा, एक चक्कर लगा लेगा। पहले जब डिस्टेंस दुगना था, पहले प्रेजेंट डिस्टेंस में 365 दिन में एक चक्कर लगा रही थी, अब वो कितना दिन में लगा लेगी, अब 129 दिन में ही लगा लेगी। कब, जब उस डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू इट्स मास इज 4.4 गुने 10 के पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आप अपने पास नोट्स रखे होंगे, धुंधला दिख रहा होगा तो अपने नोट्स में देखिएगा। बोल रहा है क्या, रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू इट्स मास, जो रेशियो है, रेशियो का मतलब बटा होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या, एल बटा मास, कितना मास का जो रेशियो है दिया हुआ है
4.4 गुने 10 के पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही चीज बता रहे थे ना, ये वाला चीज याद करके चलिए, आगे काम देगा यही न्यूमेरिकल में। तो एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास का वैल्यू कितना है, 4.4 गुने 10 के पावर 15 मीटर पर स्क्वायर है। तो बताइए कि ये कितना एरिया कवर करेगा, बताइए कि ये कितना एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर करने के लिए हम लोग को क्या, एरियल वेलोसिटी, न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे। एरियल वेलोसिटी इजकल टू L/2m होता था, यानी एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास का रेशियो होता था, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी dA/dt इजकल टू क्या हो जाएगा, L/m। तो L/m का रेशियो कितना था, दिया हुआ क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, गिवन था 4.4 गुनी 10 के पावर 15 था, 15 मीटर स्क्वायर, 15 या 5 था, 15 है, यहाँ पे 5 कर दिया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 है बाबू, 15 कर लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा कितना प्यारा है। तो एरियल वेलोसिटी इजकल टू कितना हो जाएगा, 4.4 गुनी 10 के पावर 15/2, क्योंकि यहाँ पे L/m का ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नीचे जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, एरियल वेलोसिटी इजकल टू L/2m। तो 2 तो बाहर रह जाएगा, मतलब रह जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। L/m का वैल्यू कितना है, 4.4 गुनी 10 के पावर 15, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया, 4.4 गुनी 10 के पावर 15/2, ठीक है। 10 के पावर 15 या 5, तो क्वेश्चन में ही सुधार लीजिएगा। अगर ये यही आंसर रखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में ही 5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही 5 कर दे, या 15 देख लीजिए किस पे आंसर आया हुआ, ध्यान में नहीं है, ढेर दिन हो गया है ना। एरिया बटा टाइम पीरियड, तो एरिया बटा कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 365, तो एरिया निकल जाएगा, यानी 365 गुना में तो इधर भागा में। यानी आपको बस इतना कंसेप्ट सीखना था यहाँ पे कि जब भी एरिया निकालने बोलेगा तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा, dA/dt इजकल टू L/2m। L यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, मास है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, यही एरिया है, और T मतलब dt क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होता है अपना, ये अर्थ का 365 दिन है। तो या किसी प्लेनेट का नाम लिखेगा तो वहाँ पे प्लेनेट, उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ ऑर्बिटल, तो अर्थ लिखा हुआ है, उसका टाइम पीरियड कितना है, 365 दिन। तो यहाँ पे 365 पुट कर देंगे, यहाँ एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, यहाँ मास का वैल्यू, बस यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल ऑर्बिट्स के बारे में, कल से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ना होगा। सेंट्रल ऑर्बिट्स करके आपके टॉपिक में नाम होगा, ठीक है, आपके सिलेबस में नाम होगा सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपका एक दिन का और लेक्चर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, सॉरी नेक्स्ट मॉड्यूल पे ही चलेंगे, जो मॉड्यूल नंबर अपना कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 होगा, जहाँ पे हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 से रिलेटेड, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, व्हाट इज द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यही सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। एक दिन का और लेक्चर बचा हुआ है, एक दिन और करेंगे आपका मॉड्यूल 2 का, फिर उसके बाद मॉड्यूल 3